तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस वाली वीडियो। जो हमारी सीरीज चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर की तैयारी हम कर रहे थे, तो उसका पहला लॉन्ग क्वेश्चंस हम लेकर के आ गए हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा, आप हमारे जो वीडियो है उनको लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है, और ना ही उस पर कोई कमेंट कर रहे हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और शेयर कीजिए, और उसके साथ साथ में चैनल कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लीगल नॉलेज बाई MS। तो दोस्तों जल्दी से पेन और नोटबुक लेकर के तैयार हो जाइए, हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से चलिए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए हमारा ये क्वेश्चन है कि निर्णीत वादों की सहायता से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) में विहित वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन का वर्णन कीजिए। विद द हेल्प ऑफ द डिसाइडेड केसेस एक्सप्लेन द रेस्ट्रिक्शंस प्रेस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 19(2) of the Indian Constitution upon freedom of speech and expressions। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पेपर होगा 6 तारीख का, उसमें आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें कोई छुपाव या झूठ नहीं है, ठीक है। हम जो मेहनत कर रहे हैं, जी क्वेश्चंस को हम बना करके लेके आते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो स्रोत होता है वो होता है जो अब से प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सन 2015 से अब तक के, उनके अध्ययन से, और इन क्वेश्चनों को बनाने के लिए हम बुक्स और बेयर एक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही हम आपको यहाँ पर रख रहे हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन आपको, ठीक है, 5 पेज से 6 पेज में लिखना ही पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। दूसरी बात ये कि दोस्तों पेपर के अंदर कुछ भी वगैरह वगैरह ना लिखें, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उससे ही रिलेटेड लिखें। आलतू फालतू की चीज़ें लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन ने पढ़ लिया, एग्जामिनर ने पढ़ लिया, तो उसके बाद से आपके पूरे पेपर को वो नेगेटिव दृष्टि से देखता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि पॉजिटिव चीज़ें ही लिखें और रिलेटेड टू द क्वेश्चन ही लिखें, ठीक है। तो इस छोटी से इंट्रोडक्शन के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा उत्तर। देखिए अंडर 19 हम जो आर्टिकल है उसको पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। देखिए अनुच्छेद 19(1) प्रत्येक नागरिक को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य, डेमोक्रेटिक स्टेट है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी लोकतंत्र का मूल आधार होता है, किंतु यह एक पूर्ण है, एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। अतः इस अधिकार का प्रयोग अनुच्छेद 19(2) में वर्णित प्रतिबंधों के अधीन दिया गया है। मतलब कि कुछ जो प्रतिबंध हैं वो भी हैं, ठीक है, उन्हीं के अंडर इसको दिया गया है। क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। भाषण का आपका पता ही है, किसी भी अधिवक्ता के लिए मूल जो चीज़ होती है वो होता है उसका भाषण, उसकी जो भाषा होती है, उसके जो विचार होते हैं उसको प्रकट करने की कला। तो उसकी स्वतंत्रता कितनी है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं भाषण की स्वतंत्रता का अर्थ। देखिए, प्रत्येक नागरिक को अपने विचार तथा मत को स्वतंत्र रूप से, मतलब कि आज़ादी से व्यक्त करने, मतलब आज़ादी से देने का अधिकार है। साधारणतः भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छा अनुसार, मतलब कि उसी के अकॉर्डिंग, तब तक लिखने, कहने और प्रकाशित करने की अनुमति देती है जब तक कि वह इस स्वतंत्रता आज़ादी का दुरुपयोग अर्थात कानून का उल्लंघन या कानून को भंग नहीं करता। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को बोलने की, उसकी बातों को रखने की तब तक आज़ादी दी जाती है, तब तक वो अपने इस अधिकार का कोई दुरुपयोग नहीं करता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को किसी भी ऐसे ढंग से व्यक्त करने का विचार शामिल है जिससे वह अपनी बात को इच्छुक श्रोताओं तक
पहुंचा सके। इच्छुक श्रोताओं का मतलब होता है विशिंग ऑडियंस, ठीक है, उसको पहुंचा सके। अतः इसमें केवल इंडिकेशंस, झंडों, फ्लैप्स, चिन्हों, साइंस तथा ऐसी ही अन्य क्रियाओं द्वारा किसी व्यक्ति के विचारों को अभिव्यक्ति शामिल होती है। इट मीन्स कि ये एक आर्ट होती है। आपने अभी शब्द सुना हो एक कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में आप जानेंगे कि भाषण हम कैसे दे सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और आप अच्छा भाषण देना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन पढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन में हमको बताया जाता है कि हम अपनी जो भाषण है, मतलब कि अपने जो मन के विचार हैं वो सामने वालों के सामने कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुत करने के लिए जरूरी है, जिस तरह कहते हैं कि अगर रोटी में घी लगा दिया जाए और बातों में जी लगा दिया जाए तो उनका वजन बढ़ जाता है, उसी तरह अगर भाषण में हम चिन्हों, झंडों और साइंस का प्रयोग अगर करते हैं, इनको हम कह सकते हैं एक्सप्रेशंस, ठीक है। एक्सप्रेशंस का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारा जो भाषण है वो क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, उपयोगी हो जाता है और इफेक्टफुल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा हमारा पॉइंट है प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) भाषण की स्वतंत्रता का वर्णन विस्तृत शब्दों में करता है। यह केवल भाषण की उस स्वतंत्रता तक ही, आजादी तक ही सीमित नहीं है जो मौखिक उच्चारण द्वारा प्रकट होती है। मतलब कि मौखिक उच्चारण मतलब ऑरली, ऐसा नहीं है कि इसमें आजादी केवल ऑरली भाषण देने की ही है, बल्कि यह अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशंस की स्वतंत्रता को भी शामिल करता है। भले ही अभिव्यक्ति लिखित शब्दों द्वारा व्यक्त की जाती हो या मुद्रित, मतलब कि या तो रिटर्न में दी जाए या फिर प्रिंटेड दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य AIR 1950 SC 124 में कहा था कि, ध्यान रखना, भाषण एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचार के प्रचार की स्वतंत्रता भी शामिल है। मतलब कि अपने विचारों का प्रचार करना, अपने विचारों का प्रचार करना, यह भी है। देखिए हमारे अभी जो करंट में, आगे अगर हम कहें कि सबसे अच्छा इफेक्टिव जो भाषण है वो किसका है, तो वो नरेंद्र मोदी जी का है। आप देखते हैं उनके हाथों के साइंस, चेहरे के एक्सप्रेशंस, आवाज़ की टोन और किस तरह से वो अपने मन की बात को रखते हैं। इसी बात पर उनका एक मन का वो भी है, क्या है वो, उनका एक प्रोग्राम है मन की बात, ठीक है, तो वो भी है, तो इसी से रिलेटेड है। और यह स्वतंत्रता संचार मतलब कम्युनिकेशन करने की स्वतंत्रता द्वारा ही सुनिश्चित होती है। संचार की स्वतंत्रता उस स्वतंत्रता के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी कि प्रकाशन, पब्लिकेशन से आप समझते होंगे, जब हम कोई भी न्यूज़ में इश्तिहार देते हैं या फिर अब हमारी कोई कृति होती है, हमने कोई पोयम लिखी, स्टोरी लिखी, उसको पब्लिश कर दिया जाए, लोगों तक पहुंचा दिया है, मतलब पब्लिक तक वो पहुंच जाए तो उसको पब्लिकेशन कहते हैं। किंतु प्रेस की स्वतंत्रता किसी साधारण नागरिक की स्वतंत्रता से श्रेष्ठतर नहीं है। अतः यह उन्हीं पाबंदियों के अधीन है जो अनुच्छेद 19(2) के द्वारा लगाई गई है। इट मीन्स कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो किसी साधारण नागरिक की स्वतंत्रता से ज़्यादा नहीं है, इतनी है जितना हमें बोलने का अधिकार उतना सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन इसमें कुछ पाबंदियां हैं, ठीक है, कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको भी ध्यान रखना जरूरी है। देखिए एक केस को हम देखते हैं, वीरेंद्र व स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1957 SC 1986 में, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पहले इसको में यह निर्धारित किया गया कि किसी समाचार पत्र की किसी आधुनिक एवं वर्तमान विषय के बारे में विचार प्रकाशित करने से इनकार करना भाषण एवं अभिव्यक्ति के अधिकार पर गंभीर अतिक्रमण है। इट मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि जैसे आप लॉ के स्टूडेंट हैं और आप कभी कॉलेज में जाओ और कॉलेज वाले आपसे कहें चलिए भाई इस बात के ऊपर आपको कुछ बोलना है, लेकिन अगर आप उसको मना कर दें, ठीक है, तो आप अपनी उस क्षमता को मार रहे हैं, अपनी कैपेसिटी को कम कर रहे हैं और अपने जो अधिकार है उस पर भी आप अतिक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार ऐसा कोई कानून जो पूर्व सेंटर प्री सेंसर लगाता है या इस प्रकार संपादकीय निकाय बॉडी में नियोजन के नाव को सीमित करता है
या समाचार पत्रों को आरंभ करने से रोकता है, या प्रेस से यह आशा करता है कि चालू रहने के लिए सरकारी सहायता पर निर्भर रहे, अनुचित है, क्योंकि यह अनुच्छेद 19(1) ए में दी गई स्वतंत्रता का उल्लंघन है। देखिए, अगर हमारी कोई भी अधिकार है, जैसे अभी यहाँ पर है कि हमें बोलने का अधिकार, अपनी बातों को प्रस्तुत करने का अधिकार, दूसरों के सामने अपने मन के विचारों को रखने का अधिकार है, अगर उसमें हम अपने आप जानकर या फिर किसी के द्वारा अगर उसका हम उनको अधिकारों को, ठीक है, रोक लेते हैं या फिर अपना वर्क नहीं करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हमारी जो स्वतंत्रता दी गई है उसका उल्लंघन हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कहीं के कभी आपको किसी कॉलेज में, सेमिनार में कहीं बोलने के लिए बोला गया हो, ठीक है, और आपने जो भी बोलना है अपनी मन की बात पूरी खत्म नहीं की है, उससे पहले आपको बोल दिया जाए कि बस अब आप भाषण को रोक दीजिए, तो वहाँ पर भी आपके लिए ये कंडीशन चालू होती है कि आपकी बोलने की जो अधिकार उसको छीना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे एक और केस देख लेते हैं। मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1957 SC 597 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रजातंत्र एक स्वतंत्र प्रेस के बिना जीवित नहीं रह सकता। जो लोकतंत्र है वो एक स्वतंत्र जो है उसकी, वो कैसे जीवित रह सकता है स्वतंत्र रूप से, जबकि जो प्रेस, न्यूज़पेपर और ये न्यूज़ चैनल्स, खबरें, ये सारी उनको ना मिले। तो प्रजातंत्र क्या है? वो कह सकते हैं कि निर्जीव है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। अब है कि प्रजातंत्र का आधार स्वतंत्र विचार विमर्श तथा विचारण है। मतलब प्रजातंत्र जो है उसका बेस ही यह है कि हर कोई अपने जो अधिकार हैं उनका अच्छाई से पालन कर सके। ठीक है, चाहे बोलने का अधिकार हो, नेता को चुनने का अधिकार हो, उन सबको अगर वो फॉलो करता है तभी उसको कह सकते हैं कि ये उसकी आज़ादी है या स्वतंत्रता है। यदि प्रजातंत्र का अर्थ लोगों द्वारा सरकार है, मतलब कि प्रजातंत्र का अर्थ तो होता ही है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक नागरिक को प्रजातंत्र की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। मतलब कि अगर जनता ही अपने नेता को चुन करके भेज रही है और नेता फिर उन्हीं के लिए वर्क कर रहा है, तो उसमें जरूरी है कि जितने भी नागरिक हैं उन सब की उसमें सहभागिता हो, और उसके लिए सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों के संबंध में स्वतंत्रता तथा सामान्य विचार विमर्श आवश्यक है। वास्तव में प्रजातंत्र की शक्ति और स्वास्थ्य सदा प्रेस में निहित होते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही है, प्रजातंत्र की शक्ति और स्वास्थ्य सदा प्रेस में ही निहित होते हैं। अखबारों की स्वतंत्रता पर लगाया गया प्रतिबंध असंवैधानिक है। देखिए जब भी आपने देखा होगा कोई प्रेस वाले वो होते हैं, ठीक है, तो उनसे सभी लोग डरते हैं, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, नेता हो, कोई भी हो। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी आज़ादी मिली हुई है कि वो सच्चाई कहीं भी हो, वो किसी के भी खिलाफ हो, वो उसको बोल सकते हैं, इसलिए उनको रोकना गैर कानूनी होता है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे उसमें चल रहा है, करंट में चल रहा है, एक अफवाह चल रही है, अफवाह है या क्या है मुझे नहीं पता है, नहीं मैं उसके समर्थन में हूं जब तक कोई सबूत मुझे नहीं मिल जाता। कहा गया है कि जो मीडिया है वो मोदी की मीडिया है और गोदी मीडिया है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर कहा गया है कि प्रजातंत्र की जो शक्ति है और स्वास्थ्य वो प्रेस में निहित है। अगर प्रेस चाहे तो कभी भी प्रजातंत्र की शक्ति को खत्म कर सकती है और उसके जो स्वास्थ्य है उसको बिगाड़ सकते हैं, मतलब किसी की भी सरकार को कभी भी गिरा सकते हैं। इसीलिए क्या है कि ये कहा गया है कि मोदी ने सारी जितनी भी चैनल्स हैं उन सबको खरीद लिया है और वो कोई भी चीज़ उसके अपोजिट नहीं शो करती, हमेशा पॉजिटिव ही शो करती है। अगर अपोजिट शो कर देगी तो भैया जनता है उसको पता है कि अगर ऐसा कुछ भी है तो वो गड़बड़ कर देगी, इसलिए समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए अब है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक पूर्ण अधिकार, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। देखिए भाषण, अगर कहें कि भाषण की जो अभिव्यक्ति है उस पर हमें पूरा अधिकार है, वो तो नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) के अधीन विधानमंडल को निम्नलिखित आधारों पर इस अधिकार पर युक्तियुक्त रोक लगाने का अधिकार है। मतलब कि अगर
इस पर अगर बोले कि बोलने की आज़ादी और अपने विचारों को रखने की आज़ादी है, तो उस पर अगर रोक लगानी हो तो रोक भी उस पर लगाई जा सकती है। कुछ प्रतिबंध हैं जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। देखिए, राज्य की सुरक्षा एवं सार्वजनिक व्यवस्था। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि किन प्रतिबंधों के आधार पर, प्रतिबंध शब्द जो यूज किया है वो कौन से प्रतिबंध हैं जिनके आधार पर किसी की भाषण की और अभिव्यक्ति पर हम रोक लगा सकते हैं। तो पहला है राज्य की सुरक्षा एवं सार्वजनिक व्यवस्था। विधायिका को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संक्षिप्त करने का अधिकार है। संक्षिप्त मतलब छोटा करने का अधिकार है, क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक डिसऑर्डर की प्रवृत्ति रखने वाले कार्यों को कानून के द्वारा खंडित किया जा सकता है और ऐसा कानून असंवैधानिक नहीं होगा, भले ही वह कार्य वास्तव में सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करे या ना करे, बशर्ते कि वह प्रतिबंध सार्वजनिक व्यवस्था व राज्य की सुरक्षा आदि से युक्त तथा निकट संबंध रखता हो। इट मीन्स आपने देखे होंगे कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और कोई भी कुछ भी भाषण दे रहा है, चाहे वो देश के खिलाफ हो या फिर सरकार के खिलाफ हो या किसी के खिलाफ हो, कैसे भी हो, तो उसका एक बड़ा असर प्रजा पर पड़ता है। तो इस कंडीशन में अगर किसी का भाषण ऐसा लगता है कि वो करंट की जो सरकार है उसके खिलाफ बोला जा रहा है, या ऐसा लगता है कि किसी की गरिमा, किसी के लिए आपत्ति हो सकती है, तो उसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। देखिए, किसी मित्र राज्य के विरुद्ध प्रचार को रोकने के लिए विधायिका कानून बना सकती है, क्योंकि यदि ऐसा ना किया जाए तो भारत की विदेश नीति असफल हो सकती है। देखिए, जैसे कि अभी यूपी में सरकार है भाजपा की, ठीक है, और उसके आसपास में उत्तराखंड में सरकार है भाजपा की, ठीक है, या फिर एक ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर भाजपा की सरकार यहाँ है वहाँ है, लेकिन दूसरे राज्य में कोई अगर उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है या फिर कोई उसके खिलाफ गलत भाषण दे रहा है या फिर किसी सरकार की कोई क्या करने की कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है उसको ध्वस्त करने के लिए, या कुछ भी ऐसी कंडीशन होती है, तो उसमें एक विदेश नीति होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको रोका जा सकता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो क्या हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। आप समझ सकते हैं नेगेटिव में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिष्टाचार एवं नैतिकता के आधार पर, डिसेंसी एंड मॉरलिटी। साधारणतः ऐसा कोई प्रकाशन अश्लीलता समझा जाएगा यदि वह जनता के अधिकांश सदस्यों के मन में, जिनके हाथ में वह किताब पढ़ जाए, कामुक विचार और वासना में इच्छा उत्पन्न करने वाला हो। समझ में आ गया? आप समझ सकते हैं अश्लीलता से मतलब कि ऐसा कोई भी प्रकाशन अगर कोई करता है जो अश्लीलता जो पढ़ने वालों को है, जिसको वो देख रहे हैं, उनके मन में ऐसी कामुक भावनाएं आ जाती हैं, तो उसको अश्लीलता वाला ही समझा जाएगा। सुरजन सिंह बनाम स्टेट ऑफ राज्य AR 1956 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2A के जो अश्लीलता से बरतता है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाता है, परंतु ऐसी पाबंदी सार्वजनिक शिष्टता एवं नैतिकता के हित में होने के कारण एक अनुज्ञेय परमिशेबल पाबंदी है। इट मीन्स अभी आप देख रहे हैं जैसे सोशल मीडिया को ले लेते हैं, ठीक है, उस पर ऐसी रील बनाई जा रही हैं। उससे पहले टिकटॉक था, उसको बैन कर दिया गया। देखिए, हाँ, अब एग्जाम्पल आ गया। टिकटॉक था, उस पर क्या होता था, उसमें विचारों का अभिव्यक्ति तो ही है, भाषण दिए जा रहे हैं, एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग खुद को दिखा करके, अपने शरीर को दिखा करके, जिस तरह से अपने मन की बातों को सामने वालों के सामने रखा जा रहा है। तो अगर ऐसी किसी भी रील को देख करके, किसी भाषण को देख करके किसी दर्शक को या फिर किसी व्यूअर को अगर ऐसी कामुकता फील होती है, तो वो उसके अपने अधिकार, जो सरकार है उस अधिकार से उस पर क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। और टिकटॉक भी इन्हीं कुछ कारणों का जो रीजन था बंद होना। चलिए आगे है न्यायालय की अवज्ञा। इंपॉर्टेंट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखिए, इसके अंतर्गत ऐसा कोई आचरण शामिल है जो न्यायालय का अपमान करने वाला हो या अन्य व्यक्ति के उचित मार्ग में बाधा या हस्तक्षेप करने वाला हो। देखो, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जब किसी केस की हियरिंग हो रही होती है तो वादी जो या प्रतिवादी जो होता है वो कटघरे में खड़ा होता है, ठीक है, और उसके खिलाफ
कोई बोल रहा है, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, लेकिन उस समय पर जज उसको आजादी नहीं देता बोलने की, वो कह देता तुम्हारा वक्त आएगा तब बोलना, अभी चुप रहिए, लेकिन फिर भी वो बोलता है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं बोलने की आजादी है, अधिकार है उसको, बोलने का, भाषण देने का अधिकार है, लेकिन वहां पर जज उस पर रोक लगा देता है, प्रतिबंधित कर देता है कि अभी मत बोलो, जब मैं बोलूंगा तब बोलना। ठीक है, तो ये वही कंडीशन है, क्योंकि वहां पर क्या है कि न्यायालय की अवज्ञा हो रही है, उसका जो जज है उसका यहाँ पर क्या माना जाएगा, अपमान माना जाएगा, इसलिए वो अपने अधिकार का फायदा उठा करके क्या कर देता है, उसको बोलने से मना कर देता है। आगे है मानहानि, डेफेमेशन। देखिए इसके अंतर्गत ऐसा कोई क्रूर जो किसी व्यक्ति को घृणा, हंसी या अपमान का पात्र बनाता है, मानहानिकरण होता है। मानहानि संबंधी विधि 499 एलपीसी में वर्णित है। इट मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति किसी को चिढ़ाने के लिए, जैसे होता है चिढ़ाने के लिए बोलते रहते हैं, ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी करता है तो वहां पर उसकी जो बोलने का अधिकार है, भाषण का अधिकार, उसको छीन लिया जाता है, तो वो जो असंवैधानिक है वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां पर उल्टा केस पड़ गया उस पर। आगे देखते हैं, देखिए किसी अपराध को उकसाना इंपॉर्टेंट है। प्रोवोकेशन ऑफ एनी ऑफेंस, इसके अंतर्गत न केवल कत्ल जैसे गंभीर मामले ही शामिल है, बल्कि किसी भी ऐसे कार्य या कार्य को लोप करने के लिए उकसाना भी शामिल है जो साधारणतः अपराध है। देखिए आपने कभी मूवियों में देखा होगा, ठीक है, तो जो मूवियाँ बनी हुई हैं देश के ऊपर या फिर कहीं भी बनी हुई है, उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति कोई होता है, वो दूसरे को कैसा रहता है, तुमसे कुछ भी नहीं हो पाया या फिर इस तरह से हो गया, हम उससे बदला लेंगे, हमें उससे बदला लेना है, तुम मेरा साथ दो। तो वो भाषण जो होते हैं ना, ठीक है, वो क्या करने वाले होते हैं, गलत चीज़ों के करने के लिए क्या कर रहे थे, उकसा रहे होते हैं। तो वो भाषण का ठीक है अधिकार है, लेकिन वहां पर वो व्यक्ति अपने भाषण के अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए उसको मना कर दिया जाता है या फिर उसका अधिकार छीन लिया जाता है। चलिए आगे पॉइंट नंबर 7 हम देखने वाले हैं। भारत की अखंडता एवं संप्रभुता, इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। देखिए प्रतिबंध का यह आधार संविधान के 16वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जिसके फलस्वरूप किसी भी व्यक्ति को भारत की अखंडता या संप्रभुता को चुनौती देना या भारत के किसी भी भाग को अलग होने के लिए उपदेश देने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। समझ में आया? मैं एग्जाम्पल जैसे कि उसमें चलते रहते हैं, जम्मू कश्मीर है वहाँ पे चलते रहते हैं, ठीक है, जो पीओके वाले हैं वो कहते रहते हैं, या फिर कुछ और समर्थक हैं, ठीक है, जो गलत है संवैधानिक तत्व हैं, वो एजेंडा बनाते हैं कि हमें आज़ादी दो, हमें आज़ादी दो, हमें ये करने दो, हम पाकिस्तान के लोग हैं, या फिर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में भेज दो। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती हैं इस समय पर, वो क्या है, वो संप्रभुता को, देश की अखंडता को चुनौती दे रहे हैं, तो उन चीज़ों को क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आगे है सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी वाक स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त रुकावट लगाई जा सकती है। इट मीन्स कि अगर सार्वजनिक व्यवस्था को अगर बनाए रखने के लिए, अगर बनाए रखने में कोई अगर बाधा उत्पन्न कर रहा है, वहाँ पर कोई आकर के भीड़ इकट्ठी कर रहा है, भीड़ में जाकर के अपने शब्दों को प्रयोग कर रहा है और गलत नैतिक तत्वों को वहाँ पर पेश कर रहा है, तो उसी समय पर तुरंत उस पर क्या लगाई जाता है, युक्ति युक्त रुकावट लगाई जा सकती है। रुकावट का यह आधार रमेश थापड़ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को खत्म करने के लिए संविधान के प्रथम सोर 1951 द्वारा जोड़ा गया है। सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल बनाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ALR 1960 SC 633 में उत्तर प्रदेश स्पेशल पावर्स एक्ट की धारा 3 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया।
इस धारा के अंतर्गत ऐसे किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता था जो किसी एक व्यक्ति को भी सरकारी सिंचाई के बकाया देने के लिए भड़काता हो। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह प्रतिबंध सार्वजनिक हित के अंतर्गत नहीं आता। इट मीन्स, देखिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब जंगल में अभी जो खेतों की जो सिंचाई होती है, मतलब खेतों में जो पानी भरा जाता है, उनको भरने का एक स्रोत होता है, ठीक है, पानी का एक स्रोत होता है सरकारी ट्यूबवेल। वो रेड कलर में होती हैं, गोल सी बनी हुई होती हैं, तो सरकारी ट्यूबवेल होती हैं। अब वो सरकार द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है, तो ये अंग्रेजों के शासन में बनाई गई थी सिंचाई करने के लिए। तो सार्वजनिक लोग पर सभी अपनी अपनी बारी से उन सब का क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो उसका टैक्स जाता है। अब वो क्या होता है, कभी कभी चीज़ें वहाँ पर क्या होता है कि उनको प्रॉब्लम हो जाती है, लाइट नहीं आती है, या फिर कभी कोई उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छे बाहुल्य है, ठीक है, तो वही अपने खेतों में उसको चलाता रहता है और लोगों को फ़ायदा नहीं होने देता। तो अब क्या करते हैं, और लोग भड़काते हैं, भाई अब की बार तो हम उसका पानी का टैक्स नहीं देंगे, ट्यूबवेल का टैक्स नहीं देंगे। या फिर नहरें होती हैं, ठीक है, नहरें होती हैं, उनसे भराई होती है, तो उनका भी टैक्स 6 महीने में, साल भर में लेने के लिए वो आते हैं, तो उनको टैक्स देने के लिए क्या किया जाता है, मना कर दिया जाता है, बहका दिया, अरे अब की बार तो नहर में समय पर पानी नहीं है, हम ना दें टैक्स वैक्स, हमारे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो पानी आए ना आए, लेकिन उनका जो नियम है वो है, वहाँ पर तो भैया उनको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोगों को अगर कोई भड़का रहा है तो तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जो उसका हित है, स्वतंत्रता बोलने का अधिकार, उसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। प्रतिबंधों की युक्तियुक्तता की कसौटी, टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। देखिए, कोई प्रतिबंध युक्तियुक्त है या नहीं। युक्तियुक्त का मतलब है नियमानुसार, कभी आप इसमें आप भूल करें, युक्तियुक्त का मतलब है नियमानुसार। तो कोई प्रतिबंध नियमानुसार है या नहीं, इसकी जांच के लिए कोई निश्चित कसौटी तो नहीं है, मतलब कोई पैमाना निश्चित नहीं है। इसका निर्णय प्रत्येक मामले में तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर ही किया जा सकता है। फिर भी न्यायालय ने युक्तियुक्तता की जांच के लिए निम्नलिखित सामान्य नियम स्थापित किए। देखिए, अब जो अधिकार हैं उनके रोके जा रहे हैं, तो वो अधिकार रोके जा रहे हैं वो सही है या नहीं। कोई अपने मतलब के लिए सही बातों को भी रोक सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस देश में लोकतंत्रात्मक देश है, तो उसकी कंडीशन ये है कि अगर किसी का प्रतिबंध वो ठीक है, नियमानुसार है या नहीं, उसके लिए क्या करे जाएंगे। तो कुछ नियम है जो स्थापित किए गए हैं, ठीक है। अब नियम कहाँ से बनते हैं, नियम बनते हैं जो ऐसे कांड पहले हो चुके होते हैं, उनके द्वारा जब न्यायाधीश या अदालत उन्हें फैसला करती है, वही नियम यहाँ पर क्या बन जाते हैं, सिद्धांत बन जाते हैं। तो उन्हीं नियमों को देखते हैं। देखिए, चिंतामणि राव वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1951 SC 118 में यह निर्धारित किया गया कि नागरिकों के अधिकारों पर लगाई गई पाबंदी अन्यायपूर्ण या सामान्य जनता के हितों में जितनी आवश्यक हो उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया, मतलब कि अधिकारों पर जो पाबंदी लगाई है वो या अन्यायपूर्ण नहीं होनी चाहिए, या सामान्य जनता के हितों में जितनी आवश्यक है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत एवं सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, तथा साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि लगाई गई पाबंदियों और उस उद्देश्य में तर्क संगत संबंध हो जिसे कानून अपनाकर विधानमंडल प्राप्त करना चाहता है। देखिए, उन्होंने कहा है कि अगर कहीं पर प्रतिबंध लगा रहा है, सबसे पहले तो ये जितनी जरूरत है उतना ही लगाए। ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति को बोल कुछ रहा है, उसका कुछ समझ लिया और उस पर रोक लगा दी, और ऐसी रोक लगा दी जिसके लिए वो इतना उसने कुछ किया भी नहीं था। ठीक है, अन्याय नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा आपको कॉमेडी लगेगा, लेकिन अगर आपने गोलमाल देखी है, गोलमाल रिटर्न देखी है, ठीक है, जिसमें गोलमाल, तो उसमें एक सीन आता है जिसमें होता है एंथनी गोन्सल्विस। तो उसको अजय देवगन उसके साथी तीनों पकड़ लेते हैं और उसको उसमें एक प्लास्टिक का वो होता है,
ठीक है, स्विमिंग पूल सा, और उसमें लाइट डाल करके उसको उछालते हैं और उससे बोलते हैं आज के बाद में तू नहीं बोलेगा किसी के भी, तू कौन सा एंथनी है। तो फिर थोड़ी देर शॉक होने के बाद में फिर कहता है कि बता कौन बोलेगा किसी को, तो कहता है कौन 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 गोंसाल्विस। तो अब क्या है, उसके साथ में ज़्यादा अन्याय हो गया। हालांकि वो तो कॉमेडी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ज़्यादा अन्याय। भाई वो चलो वो गलत है, वो सही है, लेकिन अपना ऐसा भी नहीं है कि वो अपनी पहचान ही भूल जाए, अपने आप का ही बताना भूल जाए। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे है। रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य AIR 1952 SC 124 में यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 19(1) में दिए गए अधिकारों पर पाबंदी केवल अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक के अंतर्गत वर्णित आधारों पर ही लगाई जा सकती है। अन्य आधारों पर लगाए गए प्रतिबंध असंवैधानिक माने जाएंगे। ठीक है, मतलब कि 19(2) से लेकर के 19(6) तक के अंतर्गत कुछ विचार हैं, आधार हैं, ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही पाबंदी लगाई जा सकती है। अगर उनके अकॉर्डिंग पाबंदी नहीं लगाएगी, उनसे ज्यादा कुछ किया गया, तो वह असंवैधानिक इलीगल मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर हो चुका है हमारा क्वेश्चन फिनिश। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको पूरे के पूरे 20 नंबर दे करके जाएगा, इस बात की गारंटी है। और डेफिनेटली ये 6 तारीख को आप 6 नहीं, ये तो 8 तारीख का पेपर चल रहा है ना हमारा, 8 तारीख के पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर तुम्हारी प्रिपरेशन। इस क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए। ठीक है, और हमारी वीडियो ये पसंद आई हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।